स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रूबी है। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे घर में कुछ आदमी आए और हमारे घर का सामान उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। हम लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे कि प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। मगर वो लोग यही कह रहे थे कि हमें अपने सर का डर है कि हमें आपके घर का सामान उठाकर फेंकना है, क्योंकि आपका घर अब हमारा हो गया है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तुम लोगों को वैसे भी 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया था। हम चारों बहनें बुरी तरह से रो रही थीं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हमारा सहारा सिर्फ हमारी बीमार माँ थी, जो जवान होते हुए भी बीमारियों में घिरकर रह गई थी। घर के हालात अचानक इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि हमें आज घर से निकलने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं अपनी सारी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जितना हो सके उनकी आगे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके पैरों में गिरकर उनसे कहा था कि अच्छा, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम खुद इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। वह दोनों आदमी कहने लगे कि अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो कल खुद सर आकर तुमसे बात करेंगे। मैंने उनके मालिक को अभी तक देखा नहीं था, बस सिर्फ नाम सुना था। ये लोग अपने मालिक का नाम लेकर हमें धमकाया करते थे। पिछले 1 महीने से हमें लगातार घर खाली करने की धमकियां मिल रही थीं। अभी भी वो अपने मालिक की धमकी देने के बाद वह लोग हमारे घर से जा चुके थे। जो सामान बाहर फैला हुआ था वह सब समेटकर हम सभी बहनों ने घर के अंदर रख लिया था। हम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत रो रहे थे, क्योंकि मोहल्ले वाले हमारा तमाशा देख चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई हमें बचाने आ सके। उस समय मुझे अपनी जिंदगी बहुत बुरी लग रही थी। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था कि हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। मैं अपने कमरे में आई सारी रात सोचती रही कि कल न जाने क्या होने वाला है। कई सालों पहले माँ ने एक के बाद एक बेटी पैदा की तो लोग मेरे पापा से कहते थे कि तुम दूसरी औरत से शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेटा नहीं दे पाई है। मेरे पापा कहते थे कि बेटे की वजह से मैं अपनी पत्नी और बेटियों को बेसहारा कर दूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं, और देखना, एक दिन मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। वह मेरा बेटा बनकर दिखाएंगी। मुझे बेटे की तमन्ना नहीं है। अगर ऊपर वाला मुझे बेटा देता है तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर उसने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं कभी भी अपनी बेटियों को खुद से दूर नहीं करूंगा, और न ही उनके लिए अपनी मोहब्बत कम करूंगा। मैं अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझता। मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। मैं उनकी परवरिश अकेले कर सकता हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं तो क्या हुआ, चारों की चारों ही मेरी मजबूत बाजू है। मेरे पापा लोगों को ऐसी बातें सुनाया करते थे कि लोग अपने कानों को हाथ लगा लिया करते थे, और फिर कोई भी मेरे पापा से बेटियों से रिलेटेड कोई बात नहीं करता था। हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते थे। हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी। पापा एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। वहां पर उनकी सैलरी 80,000 रुपये महीना थी। हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होता था। मेरे पापा बहुत हिसाब से चलने वाले इंसान थे। कभी भी उन्होंने किसी से उधार कर्ज नहीं लिया था। उन्होंने अपनी कमाई से अपनी चारों बेटियों की परवरिश की थी। उनको अच्छे अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। मैं MA फाइनल कर चुकी थी, और मेरी मुझसे छोटी वाली बहनें अभी इंटर कर रही थीं। बाकी दोनों बहनें भी स्कूल में पढ़ रही थीं। मेरी दोनों छोटी बहनों में 2-2 साल का फर्क था, जबकि मुझसे छोटी वाली मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी। अचानक हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसने हमारी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब एक दिन मेरे पापा को किसी पैसा डबल करने वाली कंपनी के लोगों ने बेवकूफ बनाया था। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते थे। मगर पापा के दोस्तों ने कहा कि उन्होंने भी इस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तुम भी पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ समय बाद पैसे डबल हो जाएंगे। तुम्हारी 4-4 बेटियां हैं, तुम्हें अपनी बेटियों की शादी भी तो करनी है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करोगे?
तुम्हारी 2 बड़ी बेटियां तो जवान ही हैं, तुम्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे पापा ने जब अपनी बेटियों के बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि उनके दोस्त उन्हें बिल्कुल ठीक एडवाइस दे रहे हैं। जब उन लोगों ने अपने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, तो मेरे पापा को भी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी नज़र नहीं आई थी। लेकिन हर इंसान को लगभग 50 लाख रुपए इस एफडी में इन्वेस्ट करने थे। हर महीने 5 लाख रुपए की डबल रकम उन लोगों को मिलने वाली थी, और इस तरह लगभग 20 महीने तक इस स्कीम की टाइमिंग थी। सुना था कि लोग काफी समय पहले से इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और न जाने कितने लोगों को इसका लाभ भी मिला है। 5 लाख रुपए के बदले 10 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन पहले 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आने थे? मेरे पापा के पास तो सिर्फ 2-3 लाख रुपए की ही सेविंग थी। मेरे पापा ने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपने दोस्तों से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। मगर उनके दोस्त बार बार उनसे कह रहे थे कि कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त कर लो। अगर इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो सारी जिंदगी पछताते रह जाओगे। और उन लोगों ने मेरे पापा के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर दी थीं कि मेरे पापा उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पापा के ही दोस्तों ने उन्हें एडवाइस दी थी कि वह अपनी कंपनी के बॉस से लोन क्यों नहीं लेते। मेरे पापा को अपनी कंपनी में नौकरी करते हुए लगभग 4 साल हो गए थे, इसलिए मेरे पापा अगर कंपनी से लोन लेते तो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाना था। कभी मेरे पापा को किसी से पैसे उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जब उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि वह अपने बॉस से 50 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, और उन्होंने अपने बॉस से कहा था कि वो हर महीने उनको 5 लाख रुपए महीना दिया करेंगे। मेरे पापा ने हिसाब लगाया था कि उनके पास 10 लाख रुपए महीना आएगा, तो वो 5 लाख रुपए हर महीने अपने बॉस को देकर उनका भी लोन चुकता करते रहेंगे, और उन्हें भी प्रॉफिट होता रहेगा। मेरे पापा ने जब अपने बॉस से 50 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कहा, और कहा कि वह हर महीने उनको 5 लाख रुपए लोन के चुकाते रहेंगे, तो इस बात पर उनके बॉस भी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहाँ के एम्प्लॉय और वर्कर्स को लोन दे दिया जाता था। इसी तरह 10 महीने के एग्रीमेंट पर मेरे पापा को बिना ब्याज के लोन दे दिया गया था, क्योंकि वो उस कंपनी के 4 साल पुराने एम्प्लॉय थे। पूरे 50 लाख रुपए मेरे पापा ने उस इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को दे दिए थे, और उन लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको अगले महीने से इस स्कीम का लाभ उठाने को मिलेगा। मेरे पापा बहुत बेफिक्र हुए थे। उन्होंने सोचा था कि वह अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर देंगे, ताकि 3-4 महीने के बाद जब उनके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाए, तो वह अपनी बेटी की शादी कर दें। पापा ने बहुत कुछ सोच रखा था, मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी बहुत कम है। पापा मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें मेरे लिए मेरे हिसाब का कोई लड़का नहीं मिला था। मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी। मेरे पापा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता हो। हम लोग भी बहुत खुश थे। पापा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इस बारे में हमें कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि हम चारों बहनें ही अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहते थे। घर के जितने भी मैटर्स होते थे, पापा ज्यादातर मम्मी के साथ ही डिस्कस किया करते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था, और धीरे धीरे 1 महीना भी हो गया था जब पापा को स्कीम के पहले महीने की इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलने जा रहे थे। पापा बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक कॉल आने से पापा के चेहरे पर देखा गया था कि वह कॉल किसी और की नहीं, बल्कि पापा के दोस्त की आई थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि जिस कंपनी में उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो कंपनी लोगों के सारे पैसे लेकर भाग गई। अब उनका ऑफिस भी बंद है, वहां पर ताला लगा हुआ है। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सुना था कि वो लोग फ्रॉड लोग थे। न्यूज़ में भी ये खबर बहुत चली थी। पापा तो ये सब सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। पापा कहने लगे कि मैं 50 लाख रुपए का कर्जदार हो गया हूँ। ये ना जाने मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने बॉस को पैसे कहाँ से दूंगा। पापा को एहसास हुआ था कि लालच सच में बहुत बुरी बला है। उन्हें अपने दोस्तों के कहने में नहीं आना चाहिए था, मगर नुकसान सिर्फ अकेले मेरे पापा का नहीं हुआ था, उनके सारे दोस्तों का भी हुआ था, क्योंकि वो लोग सभी के पैसे लेकर भाग चुके थे।
उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, मगर पुलिस भी उन लोगों को पकड़ने में नाकाम रही थी। पापा बहुत रो रहे थे। उनको अपना होश नहीं था। इस सब ने उनकी तबीयत खराब कर दी थी और न जाने कितने दिनों तक वो अपने ऑफिस भी नहीं जा सके थे। पापा लगभग 3 महीने तक बीमार रहे थे। हम भी पापा की तरफ से बहुत परेशान थे। काफी सारा पैसा उनके इलाज पर लग रहा था। मम्मी रोते रोते उनसे कहती थीं कि मैंने आपसे मना किया था कि इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट न करें, क्योंकि इस काम को करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था। पापा कहने लगे कि लालच की पट्टी मेरी आंखों पर बंध गई थी। क्या करूं? मैं भी अपनी गलती पर आज बहुत शर्मिंदा हूं। बस टेंशन इस बात की है कि मैं बॉस को पैसे कैसे दूंगा। मेरा उनसे 10 महीने का एग्रीमेंट हो चुका है। 3 महीने का टाइम निकल भी गया और मैंने अभी तक अपने बॉस को 1 रुपया भी नहीं दिया। इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, जो मैं ऑफिस जाकर काम करूं और बॉस से जाकर कुछ बात करूं। पापा के दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह लोग भी इस सदमे को अपने दिल से लगाकर बैठे हुए थे। पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने ऑफिस जाकर अपने बॉस को इस बारे में बताया था। उनका बॉस बड़ा ही घमंडी इंसान था। इस बात का एहसास पापा को तब हुआ था जब उन्होंने उनसे लोन ले लिया था। पापा ने उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने पापा से कहा कि हम कुछ नहीं जानते। 10 महीने पूरे होने के बाद हमें हमारे 50 लाख रुपये चाहिए। तुम हमें कहीं से भी लाकर दो, हमारी कंपनी तुमसे अपने पैसे वसूल कर लेगी। पापा ने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। मम्मी का जितना भी जेवर था वह सब बेच दिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 10 लाख रुपये का ही इंतजाम हुआ था। पापा ने वह 10 लाख रुपये अपनी कंपनी में जमा करवा दिए थे, लेकिन 40 लाख रुपये अभी भी बाकी रह गए थे। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। हम मिडिल क्लास लोग थे। हमारे ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, क्योंकि मेरे दादा दादी इस दुनिया से जा चुके थे और मेरे पापा उनके इकलौते बेटे थे, जबकि मेरे सिर्फ एक नाना जी थे जो बहुत दूर गांव में रहते थे। इसलिए हमारा कोई रिश्तेदार भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था और पापा के कंपनी वाले उनसे अपने पैसे मांग रहे थे, क्योंकि पापा टाइम पर महीने में उनकी रकम अदा नहीं कर रहे थे। जब पैसे लिए हुए 8 महीने गुजर गए तो कंपनी के कुछ गुंडे हमारे घर पापा को धमकाने के लिए आए थे कि उनके पास सिर्फ एग्रीमेंट के मुताबिक 2 महीने का टाइम और रह गया है। अगर उन्होंने इन 2 महीनों में पैसे जमा नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। उनसे उनका घर भी ले लिया जाएगा। वह लोग उस दिन बहुत हंगामा करके गए थे। मेरे पापा बहुत इज्जतदार इंसान थे। लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। उस दिन मेरे पापा को ऐसा लगा था जैसे मोहल्ले वालों के सामने और उनके परिवार के सामने उनकी बहुत इंसल्ट हो रही है। इसलिए पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और मैं और मम्मी फौरन ही पापा को अस्पताल लेकर भागे थे। जब अस्पताल जाकर पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वह इस सब को बर्दाश्त न कर सके थे और ऐसे कड़े वक्त में अपने परिवार को अकेला छोड़कर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक सदमा कम था क्या जो एक और सदमा हमें लग गया था, वह भी पापा की मौत का। उसके बाद मम्मी की तबीयत भी दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन जब से उन्हें दुख और तकलीफ ने घेरा था, वो दिन ब दिन कमजोर और बूढ़ी लगने लगी थी। और जब से पापा गए थे, कंपनी के ये 2 आदमी आकर हमें बहुत तंग किया करते थे। अब इन लोगों ने हमें आखिरी मौका दिया था कि अगर हमने खामोशी से इस घर को खाली नहीं किया तो वह लोग खुद ही हमें इस घर से निकाल देंगे। एग्रीमेंट के मुताबिक 10 महीने तक उनकी रकम उन्हें वापस लौटानी थी। हमारा घर बहुत महंगा था, मगर कंपनी का बॉस हमारे घर को सिर्फ 40 लाख रुपये में खरीदना चाहता था। उन लोगों की नज़र हमारे घर पर थी। सुना था कि कंपनी का बॉस बहुत लालची इंसान है। वह बहुत अमीर है, लेकिन जहां बात पैसे की आती है तो वह लोगों से पैसे लेकर ही छोड़ता है। इसी टेंशन में मैं सारी रात रोती रही थी। अगले दिन हमारे घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। दरवाजा बजने लगा तो मैं दरवाजा खोलने के लिए चली गई। वो दोनों आदमी जो हर बार हमारे यहाँ पैसों के लिए आते थे, वो भी उसके साथ थे। 2-3 लोग और भी थे और एक लगभग 50 साल की उम्र का आदमी
उन सब के बीच में खड़ा हुआ था। ये आदमी कौन था? मैं इसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे एकटक देखे ही जा रहा था। उसकी नज़र मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैं इन सब लोगों को देखकर बहुत घबरा गई थी, इसलिए दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन ही अपनी मम्मी को बताने के लिए चली गई थी कि दरवाज़े पर कंपनी के कुछ लोग आए हैं, क्योंकि मैं समझ गई थी कि लोग वहीं से आए थे। मम्मी ने हम चारों बहनों से कहा था कि कमरे से बाहर निकलकर मत आना। मम्मी हॉल में चली गई तो वह लोग पहले ही सोफे पर आकर बैठ गए थे। उन्होंने मेरी मम्मी को अपने सामने बैठने का इशारा किया था। मैं सब कुछ खिड़की से झांक कर देख रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे आपके पति की मौत का बेहद अफसोस है। दरअसल मैं ही उनका बॉस हूँ। आप लोगों ने पैसों का इंतजाम नहीं किया। मेरी मम्मी ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि सर, आप तो जानते हैं कि मेरे पति इसी सब में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे पास कुछ नहीं है। इस घर के अलावा अगर ये भी आपने ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे? वो आदमी मेरी मम्मी की बात सुनकर जोर-जोर से हंसने लगा था। उसने कहा कि यह बात तो आपके पति को पहले सोचनी चाहिए थी। हमने उनके ही कहने पर उन्हें 50 लाख रुपए का लोन दिया था। यह लोन आपके पति को चुकाना चाहिए था। हम अपनी कंपनी के न जाने कितने एम्प्लॉय को पैसे दे चुके हैं। हमारी कंपनी अलग से लोन देने का बिजनेस करती है, मगर जो वक्त पर हमारा लोन चुकता नहीं करता, हम उसे इसी तरह से बर्बाद करते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी कि सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरी जवान जवान बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? उनके सर पर पिता का साया भी नहीं है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मैं क्या करूं? हमारे घर में तो खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमें परेशान मत कीजिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। उसने कहा कि आखिर ऐसा कब होगा? न जाने कितने समय से तुम लोग पैसे वापस करने की बात कर रहे हो। जीते जी तुम्हारे पति ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो तुम क्या दोगी? अभी तक 10 लाख रुपए के अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। मेरी मम्मी उनके पैरों में गिर गई थीं और बहुत रो रही थीं। मैं यह सब कुछ फिर से देखकर बहुत अफसोस में आ गई थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उस आदमी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूं, जो मेरी मम्मी से अपने पैर पकड़वा रहा था। वो बहुत घमंडीपन वाली हरकतें कर रहा था। मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो जितना अमीर था, उतना ही उसका दिल कठोर था। उसने मेरी मम्मी को पीछे धकेल दिया था और उसने कहा कि आज मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूं। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर तुम पैसों का इंतजाम करती हो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। मेरी मम्मी कहने लगी, लेकिन आपने घर के पेपर्स भी अपने पास रख लिए। आप हमें हमारे पेपर्स दे दीजिए। हम इस मकान को बेचकर आपका लोन चुकता कर देंगे और जो बाकी के पैसे बचेंगे उससे हम कहीं छोटा सा फ्लैट खरीद लेंगे। मगर हमें बिल्कुल बेसहारा मत कीजिए। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि तुम रातों रात इस घर को बेचकर कहीं भाग जाओ। मम्मी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि नहीं, हम कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। वह कहने लगा कि मुझे तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। यह कहकर वह अपने आदमियों के साथ उठकर वहां से चला गया था। मेरी मम्मी रोती रह गई थी। उसके जाने के बाद मैं भागकर मम्मी के पास गई और उनको संभालने की कोशिश कर रही थी। वह दिन भी हमारा बड़ी मुश्किल से गुजरा था। मैंने अपने कई दोस्तों को भी फ़ोन किया था कि कोई मुझे थोड़े-थोड़े पैसे से भी मदद कर दे, तो शायद मैं उसको थोड़े से पैसे देकर बात कर सकूं कि वो हमें आगे और मोहलत दे दे। मगर कहीं से भी पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका था। मेरी मम्मी ने भी अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद के लिए कहा था, लेकिन मम्मी भी नाकाम रही थीं और फिर अगला दिन आ गया। मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी तीनों बहनें कमरे के अंदर थीं, जबकि मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। जब धड़ाम से दरवाज़ा खुला और वह सारे लोग घर के अंदर आए थे। उनके साथ आज भी उनका मालिक आया था। मम्मी उनको देखकर बहुत घबरा गई। पहले ही उनकी तबीयत खराब थी। उन लोगों को देखकर उनकी सांस तेज-तेज चलने लगी। मैंने मम्मी को समझाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं खुद ही बात कर लूंगी। मालिक आते ही सोफे पर बैठ गया था, जबकि उसके साथ आए हुए आदमी इर्द गिर्द खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि पैसों का इंतजाम हुआ
या फिर तुम लोग ही घर छोड़कर जाने वाली हो। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि सर, प्लीज़ कम से कम आप इस बात का ही ख्याल कर लीजिए कि मेरे पापा आपके एक पुराने एम्प्लॉय थे। आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कहने लगे कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। मैं किसी पर रहम नहीं खाता। मैंने कहा, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो। आपने हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास रख लिए। हम इस घर को बेचकर आपका लोन चुकता कर सकते हैं, मगर आप पेपर्स पहले ही हमसे ले जा चुके हो। ये घर आपके 40 लाख रुपए से दुगना महंगा है। मेरी बात सुनकर मालिक जोर जोर से हंसने लगा था। उसने मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा कि यह तुम्हारी बेटी है। मम्मी डरी सहमी एक तरफ को बैठी हुई थी। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई है, बहुत अच्छी और बहादुर लड़की है। मैंने कहा कि प्लीज़ सर, हम पर दया कीजिए, हम कुछ दिनों में पैसों का बंदोबस्त करके आपको दे देंगे। वह इतराते हुए कहने लगा कि न जाने कितने समय से तुम लोग पैसों का बंदोबस्त कर रही हो, तुमसे पैसों का बंदोबस्त नहीं होता। अगर मैं तुम लोगों के आगे एक ऑफर रखूं, तो क्या तुम उसे मान जाओगी? मैंने और मम्मी ने उसे चौंक कर देखा था। मैंने घबराते हुए शब्दों में कहा कि कैसा ऑफर? वह कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा लोन माफ कर दूंगा और तुम्हारे घर के पेपर भी तुम्हारी माँ को दे दूंगा। यह बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी? इतनी बड़ी बात कहने की उसकी उम्र मुझसे डबल थी। वह मेरे पापा की उम्र का था। मेरी मम्मी ने मुझे झट से गले लगा लिया। मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको पैसों का बंदोबस्त करके दे देंगे। कहाँ आप और कहाँ मेरी बेटी, इस पर अपनी नज़र मत डालो। उसकी इस बात पर तो मैं भी सहम गई थी। वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। उससे शादी करके पत्नी बनाकर इज्जत के साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे पति का सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारा घर भी तुम्हें मिल जाएगा। सोचो, अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी जवान बेटियां हैं, अपनी बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खाओगी। मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ आने से पहले तुमने पैसों का बहुत बंदोबस्त किया होगा। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश की होगी, मगर किसी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। सोचो, अगर तुम अपनी बेटियों को लेकर इधर-उधर फिरोगी, तो तब भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हारी बेटियों की शादियां भी नहीं होंगी। लोग तुम पर और तुम्हारी बेटियों पर इल्जाम लगाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। मेरा तुम्हारी बेटी पर दिल आ गया है और जिस चीज पर मेरा दिल आ जाता है, मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। वो ये ऑफर देकर चला गया था और उसने सोचने के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। हम और ज्यादा मुसीबत में फंस गए थे। हम सबका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मम्मी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मगर इस आदमी के हवाले तुम्हें नहीं करूंगी। मम्मी कहने लगी कि अपना अपना सामान पैक कर लो, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा था कि नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा घर है। हमारे पापा ने इस घर को कितनी मेहनत से बनाया था, कितने प्यार से आपने इस घर को सजाया था। हम इस घर को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मेरी मम्मी ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा और कहने लगी कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे कैसे इस दरिंदे के हवाले कर सकती हूँ? न जाने ये तेरे साथ क्या करेगा। ये तुझसे बड़ी उम्र का है। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैंने कहा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमें इसका ऑफर एक्सेप्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह सही कहकर गया है। हमारे जिन रिश्तेदारों ने हमें थोड़े से पैसे नहीं दिए, वह हमें जिंदगी भर के लिए अपने घर में सहारा क्या देंगे? मम्मी कहने लगी, मगर बेटा, तेरा उसके साथ कोई मेल नहीं है, उससे शादी करके तुझे नुकसान भी हो सकता है। मैंने मम्मी से कहा कि हम सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। आप उसे फोन कीजिए और कह दीजिए कि मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मैं अपनी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर वह मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह आप सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक मेरी वजह से हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे, और अगर मेरी ही वजह से आप सबकी जिंदगी आसान हो रही है, तो मुझे उससे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है।
मम्मी और मेरी तीनों बहनें बहुत रोई थीं। उन्होंने कहा था कि उस इंसान को कभी खुशी नसीब नहीं होगी जो आज हमें मजबूर कर रहा है। मैंने जिद करके मम्मी से उसकी कॉल पर बात करवा दी थी। वह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। उसने कहा था कि वह कल ही मुझसे शादी करेगा और मुझे अपने घर ले जाएगा। मैं सारी रात रोती रही थी। मैंने इमोशनल होकर यह फैसला तो कर लिया था, लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा था कि ना जाने वह अपने घर ले जाने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। वह इंसान बहुत घटिया इंसान है, एक तरह का दरिंदा है। अगले दिन शाम के टाइम पर वो मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर आ गया था और उसने मुझसे शादी भी कर ली थी। अपनी जुबान के मुताबिक उसने मेरी मम्मी को हमारे घर के पेपर्स भी दे दिए थे और लोन का एग्रीमेंट भी फाड़ दिया था। उसके बाद वह मुझे अपने घर लेकर चला गया था। मेरी विदाई पर मेरी मम्मी और तीनों बहनें बहुत रोई थीं। उनका मन नहीं कर रहा था मुझे इस आदमी के साथ भेजने के लिए, मगर कभी-कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं इसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर इसके घर आ गई थी। ये बहुत बड़ा बंगला था। मैं इस बंगले को फटी-फटी आंखों से देख रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बंगला मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसने जब मुझे बेचैन नजरों से इधर-उधर देखते हुए देखा, तो वह कहने लगा कि ये सब तुम्हारा ही है, तुम आराम से इसमें रहना। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई थी और मैंने अपनी नज़र झुका ली थी। हम जब बंगले के अंदर गए, तो मैंने देखा कि एक औरत बच्चों के साथ हॉल में बैठी हुई थी, जबकि एक आदमी भी मौजूद था। उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। ये सुनकर तो जैसे वह औरत बेचैन हो गई थी, वह झट से उठ खड़ी हुई। नौकरानी आई और मुझे अपने साथ ले गई थी। फिर ना जाने उन लोगों के बीच आपस में क्या बातें हुईं, ये तो मैं नहीं सुन सकी, मगर मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया था। इस आदमी का कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। मैं बिस्तर पर दुल्हनों की तरह बैठ गई थी और उसके कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब जो भी था, जैसा भी था, यही मेरा पति था, लेकिन मैंने उसे अपना पति नहीं माना था। ये शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हुई थी। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी, जब वह कमरे के अंदर आया और उसने कहा कि इजी हो जाओ। यह कहते हुए वो तकिया लेकर सोफे पर लेट गया था। उसकी यह हरकत मुझे कुछ अजीब लगी थी, क्योंकि उसे मुझसे शादी करने की जितनी बेचैनी थी और जिस हालत में उसने मुझसे शादी की थी, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि वह कमरे में आने के बाद मेरे साथ किसी तरह की ज्यादती करेगा। मगर वह तो बहुत ही नॉर्मल और सीधा-सादा इंसान लग रहा था। वह अपने कपड़े चेंज करके पहले ही दूसरे कमरे से आया था और बस यहाँ आते ही सोफे पर लेटकर सो गया था। शायद वह बहुत थका हुआ था। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे आज की रात मैं उससे बच गई थी। मैं भी आराम से बिस्तर पर लेट गई, मगर मुझे सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आई थी कि कहीं वो किसी टाइम मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। सुबह का टाइम हुआ तो मैं उठकर इधर-उधर टहलने लगी थी। लगभग 7 बजे उसके मोबाइल का अलार्म बजा तो वह भी उठ गया था और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। उसके बाद वह अच्छे से तैयार हो गया था। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम सारी रात सोई नहीं हो, अब आराम से सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वह इतनी सुबह-सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया तो मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके आराम से सो गई थी और लगभग 12 बजे मेरी आँख खुली थी, क्योंकि मुझे बहुत सुकून की नींद आई थी। मुझे तसल्ली थी कि अब मेरे घरवालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोपहर के 1 बजे थे जब वह दोबारा से घर में आ गया। उसने मुझे कमरे में देखा तो कहने लगा कि तुमने नाश्ता किया या नहीं। मैंने न में सर हिलाया तो उसने मुझसे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने उसे उसके साथ जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। वह कहने लगा कि देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि नौकरानी ने मुझे कपड़े लाकर दे दिए थे। वह पहले तो मुझे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर चला गया था। वहाँ जाने के बाद उसने मुझे नाश्ता करवाया था और उसके बाद मुझे शॉपिंग करवाने के लिए भी ले गया था। वहाँ से उसने मुझे ढेर सारे कपड़े दिलवाए थे और फिर
वह मुझे अपने घर लेकर आ गया था। इस दौरान मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई थी और उसके बाद वह मुझे अपने घर लेकर आ गया था। घर के अंदर आते ही वह औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और ये औरत इसकी बहन थी। वह अपने भाई से कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करके तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जरूर ये लड़की गरीब परिवार से होगी। तुमने इसको और इसके परिवार को ब्लैकमेल करके इससे शादी कर ली होगी। तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने पर? उसके भाई ने कहा कि तुम खामोश रहो। तुम्हें मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर मेरी तरफ से बोल रही थी। मुझे उसकी बहन कुछ बुरी नहीं लगी थी। मेरे पति ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं वहां से कमरे में आ गई थी। मुझे अपने कपड़े चेंज करने थे, इसलिए मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो बहुत सारे कबर्ड बने हुए थे और एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद इस अलमारी में नौकरानी ने मेरे लिए कपड़े रख दिए होंगे। मैंने जैसे ही वो अलमारी खोली तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे गहने रखे हुए थे। मैंने बाकी के कबर्ड भी खोलकर देखे तो वहां पर मेकअप का सामान और लेडीज के इस्तेमाल की हर चीज कमरे में रखी हुई थी। क्या यह सामान मेरा पति मेरे लिए पहले ही लेकर आ गया था? मगर वो इतनी जल्दी जल्दी में इतना ढेर सारा सामान कैसे ला सकता है? इस अलमारी में जो कपड़े थे, मैंने वो कपड़े जैसे ही निकाले तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि कपड़े मेरे साइज के नहीं थे। उन कपड़ों का साइज मेरे साइज से काफी बड़ा था और सभी कपड़े लगभग एक ही साइज के थे। कुछ कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़े किसी के पहने हुए थे। फिर मैंने अलमारी में और ज्यादा छानबीन करने की कोशिश की तो कपड़े निकालते समय अचानक एक एल्बम जमीन पर गिरी थी। मैंने उस एल्बम को उठाया और उसे खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस एल्बम में ढेर सारे फोटोज थे जिसमें मेरा पति और उसके साथ एक औरत मौजूद थी। यह औरत बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। वो उनकी शादी का एल्बम था। उसमें उन दोनों का नाम भी लिखा हुआ था, जतिन वेड्स प्रियंका। इसका मतलब ये था कि मेरे पति की पहले भी शादी हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद उसने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी, तभी तो उसने अब मुझसे शादी की है, लेकिन अब उसकी पत्नी कहाँ थी? मुझे तो इस घर में उसकी बहन के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी वह एल्बम देख ही रही थी जब जतिन कमरे के अंदर आ गया। घबराकर मैंने एल्बम को अपने हाथों से पीछे कर लिया। वह यह चीज देख चुका था कि मैं अलमारी की तलाशी ले रही थी। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा कि क्या कर रही हो तुम? मैंने घबराते हुए शब्दों में अपनी गर्दन हिलाई तो वह समझ गया था कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूं। उसने मुझसे कहा कि जो तुम छुपा रही हो वह मुझे दिखा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने उसे वह एल्बम दे दी। उसने वो एल्बम मेरे हाथ से ली और वापस अलमारी में रख दी थी। मैंने उसे कहा कि आप पहले से ही शादीशुदा हो। अगर ऐसा है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और आपकी पत्नी कहाँ पर है? आपकी बहन इस तरह से आपसे क्यों झगड़ रही थी? मगर उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे से निकलकर चला गया था और इस अलमारी को लॉक भी कर गया था। मुझे सख्ती से कहा गया था कि अगर इस कमरे में किसी भी सामान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जो सामान जैसे रखा है उसे वैसे ही रहने दो। अब मैं समझ गई थी कि ये सामान उसकी पत्नी का है, मेरा नहीं। मैं ज्यादातर कमरे में ही रहती थी। उसकी बहन मेरे साथ बहुत हमदर्दी जताती थी। वह मुझसे हमेशा यही कहती कि जितना हो सके इस आदमी से दूर रहना। तुम चाहो तो उसे छोड़कर जा सकती हो। मैं जानती हूं कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की होगी। मैंने उसे बता दिया था कि उसके भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया। उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। देखो, मेरी मानो तो यहां से भाग जाओ। मैं उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनती थी, लेकिन शादी के बाद जतिन ने मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे, बल्कि वह तो मुझे मेरे घर वालों से भी मिलवाने के लिए लेकर जाता था। तो फिर उसकी बहन उसके बारे में ऐसी गलत बातें क्यों कहती थी?
हाँ, मैं जानती हूँ कि वह इंसान पहले बहुत गलत था, मगर शादी के बाद उसने मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी थी। इसीलिए मैं उससे तंग नहीं आई थी। मेरी उसके साथ जिंदगी बस नॉर्मल सी गुजर रही थी। मेरा उसको पति मानने का भी मन नहीं करता था, मगर शर्त के मुताबिक मुझे उसकी पत्नी बनकर रहना था। अगर मैं उसे छोड़कर भाग जाती तो शायद वह मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी और दौलतमंद इंसान तो कुछ भी कर सकता है। बस यही सोचते हुए मैं इस घर से नहीं जा सकती थी। मगर उसकी बहन बार बार मुझे यही एडवाइस दिया करती थी कि अगर यहाँ से भागना चाहो तो भाग जाओ, इससे पहले तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम कहाँ गई हो, मगर मेरा मन नहीं करता था। उसकी बात मानने के लिए मैं खामोश रहती थी और अपने मन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब जब जतिन भी मुझे अपनी बहन से बातें करते हुए देखता, तो वह अपनी बहन को एक अजीब सी नज़र से घूरता था और मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कह दिया करता था। उसने एक बार तो मुझसे ये भी कहा था कि मेरी बहन से ज़्यादा बात मत किया करो, वह अपना घर बार छोड़कर हमारे घर में रहती है, हमारे घर की सुख शांति भी खराब करना चाहती है। ये बात कहकर वह खामोश हो जाता था। एक दिन मेरी नंद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे भाई से प्यार करने लगी हो, तभी तो मेरे कितनी बार कहने पर भी तुम यहाँ से नहीं जा रही हो। उसने मुझसे कहा कि तुम खाना नहीं बनाती क्या? मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि नहीं नहीं, यहाँ इतने ढेर सारे नौकर हैं, मुझे कोई काम करने ही नहीं देते। मुझे खाना बनाना आता है। तो वह कहने लगी कि जतिन को नौकरों के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं है, क्योंकि पहली पत्नी उसके लिए अपने हाथों से ही खाना बनाया करती थी। मैं उनकी बात सुनकर उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रही थी। इससे पहले मैं उनसे कोई सवाल करती, जब उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया था कि जतिन की 10 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से 1 साल बाद ही मर गई। ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। थोड़ी देर के बाद वह मेरे कमरे से चली गई थी। मैंने सोचा, वैसे भी मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, आज नौकरों से कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे मालिक के लिए खाना बनाना है। तो मैं किचन में चली गई थी। खाना बनाने के बाद मैं खाने को अच्छी तरह से ढककर कमरे में चली गई थी, क्योंकि मेरा पति उस दिन देर से घर आया था। जब वह घर आया तो मेरी नंद ने उसे बताया था कि आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। उसने मेरी तरफ देखकर कोई खास रिएक्शन तो नहीं दिया था, बस वह हल्का सा मुस्कुरा दिया था और फिर वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि मेरा पति खून की उल्टियां करने लगा था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी नंद अपने भाई की ऐसी हालत पर जोर जोर से रो रही थी और उसने कहा था कि मेरे भाई को मारने वाली यही लड़की है। इसने ही उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। मेरे भाई की तबीयत खाना खाने के बाद ही बिगड़ी है। जरूर इसने ही खाने में उसके लिए जहर मिलाया होगा। उसने शोर शराबा मचाते हुए पुलिस को भी बुला लिया था। मेरे पति का इलाज चल रहा था। पुलिस मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। मैं पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये औरत झूठ बोल रही है। मगर किसी ने भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। भला मैं जतिन को कैसे मार सकती थी? मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी, मगर मैं उसे मारने जैसी गलती कभी नहीं कर सकती थी। ये बात मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करती? मुझे तो जेल में डाल दिया गया था। मुझसे पूछताछ की जा रही थी। मैं बार बार यही कह रही थी कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। खाने में जहर मिलाने वाला कौन है मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि मेरे पति की हालत बहुत सीरियस है। अगर उसकी मौत हो गई तो मुझे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे जेल में मिलने के लिए मेरी मम्मी और बहनें भी आई थीं। मेरी मम्मी कहने लगी कि देखा बेटा, मैं तुझसे कहती थी ना कि वो इंसान ना जाने तेरे साथ क्या करेगा। देख, आज उसकी वजह से तू जेल में है। काश
उस दिन तू उसके साथ शादी करने के लिए ना मानती तो आज तू इतनी बड़ी परेशानी से ना गुजर रही होती। मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को होश आ जाए, वह ठीक हो जाए, उसकी जिंदगी खत्म ना हो। मुझे जेल में 24 घंटे हो गए थे। मेरी हालत रोते रोते बहुत बुरी हो गई थी और जेल में मुझे बहुत तंग भी किया जा रहा था। तब मुझे अपने पापा की सबसे ज्यादा याद आई थी। अगर उस दिन वह इस स्कीम के पैसे इन्वेस्ट करने की गलती ना करते तो आज हमारे लिए ये मुसीबत ना होती। मैं रोते रोते जेल के एक कोने में बैठे बैठे सो गई थी जब अचानक एक हवलदार ने आकर मुझे जगाया था। उसने कहा कि उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरे पति का मैनेजर मुझे लेने के लिए आया था। वह मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर अस्पताल चला गया था। उसने कहा था कि सर को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जब उनके कमरे में गई तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने आपको खाने में जहर मिलाकर नहीं दिया, मैं आपको नहीं मार सकती। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तभी मैंने तुम्हें रिहा करवाया है। मुझे किसने मारने की कोशिश की थी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और असल मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने बड़ी चौंक कर अपने पति को देखा था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने अब तक तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया, दरअसल वह मेरी सौतेली बहन थी। मैं 15 साल का था जब मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। ये मेरी सौतेली माँ की 13 साल की बेटी थी। वह उसे भी हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। उनकी बहुत सारी दौलत थी। इसकी माँ मेरे पापा की दौलत को हथियाना चाहती थी। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसकी माँ ने कभी भी मुझे सुकून से रहने नहीं दिया था। फिर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी सौतेली माँ की भी मौत हो गई, जबकि मेरी सौतेली बहन भी मेरे साथ साथ जवान हो रही थी। मैं बहुत मेहनती था, इसलिए अपने पापा का बिजनेस मैंने संभाल लिया और उनके बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अपनी सौतेली बहन की मैंने शादी करवा दी थी। उसकी शादी अच्छे परिवार में अच्छे लड़के के साथ हुई थी, मगर वह प्रॉपर्टी में मुझसे अपना हिस्सा लेना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि यह सब कुछ मेरा है, तुम मेरी सौतेली बहन हो, सगी नहीं हो। यह सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है। मेरे पापा का बिजनेस पहले ज्यादा अच्छा नहीं था। यह सब मेरी मेहनत से इतना आगे बढ़ सका, मगर वह ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उसे कह दिया था कि इस जायदाद में से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर अभी नहीं। लेकिन वो इस जायदाद को हासिल करने के लिए बेचैन हो रही थी। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। उसे ऐसा लगता था कि अब उसका भाई उसे इस जायदाद में से कुछ भी नहीं देगा। वो मेरी पत्नी को तंग करने के लिए अपने बच्चों के साथ हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। कहती थी कि ये मेरे माता पिता का घर है। मेरा पिता सौतेला था तो क्या हुआ, था तो वो मेरी माँ का पति ही। अब मैं उसे क्या समझाता कि मेरी पत्नी भी सीधी थी। वो ज्यादा उससे किसी तरह की बहस नहीं करती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, लेकिन अचानक मेरी पत्नी को एक बड़ी बीमारी हो गई। मैंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरी पत्नी का इलाज सक्सेसफुल ना रह सका और फिर एक दिन वह मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। मगर जब मैंने देखा कि मेरी बहन हमेशा इस जायदाद को हथियाने के लिए कोई न कोई प्लानिंग करती रहती है, तो मैंने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जायदाद अपनी बहन के हवाले नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी मेरे साथ सिर्फ 1 साल तक ही रही थी। उससे मेरी कोई औलाद भी नहीं हुई थी, जो मैं अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर सकता। मेरी बहन यही चाहती थी कि मेरी शादी न हो और मैं सारी जिंदगी अकेला रहूं। मेरा कभी दूसरी शादी को मन भी नहीं किया था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मगर जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत लाचार हो, बहुत परेशान हो, तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं जानता हूं कि मुझसे शादी करने से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन तुम आज भी पवित्र हो। तुम चाहो तो किसी और मर्द से शादी कर सकती हो। मेरी बहन मुझे मारने की प्लानिंग तो काफी पहले से कर रही थी, मगर मैं बिना किसी सबूत के
अपनी बहन को अरेस्ट नहीं करवा सकता था। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं मर गया तो मेरी सारी जायदाद मेरी बहन हथिया लेगी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें देखकर मेरी बहन समझ गई कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी होगी। इसलिए वो और ज्यादा बेचैन रहने लगी। मैं जानता था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, तभी तो वह तुमसे यहाँ से भाग जाने को कहती थी। और जब तुम यहाँ से नहीं भागी तो उसने तुम्हारे बनाए हुए खाने में जहर मिला दिया ताकि सारा इल्जाम तुम पर आ जाए। मैं ये तो जानता था कि मेरी बहन हमेशा मुझे मारने की प्लानिंग करती है, मगर वो इतनी जल्दी और इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश करेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। शायद भगवान को मेरी जान बचानी थी, इसीलिए मैं बच गया। जब मैं होश में आया तो मैं तभी समझ गया था कि मेरी बहन ने ज़रूर तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया होगा। इसलिए होश में आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम्हें रिहा करवा दिया और पुलिस को अपनी बहन की सारी हरकतों के बारे में बता दिया था, और पुलिस ने भी मेरी बहन को अरेस्ट कर लिया। मैं उसके साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर मैं क्या करता। इसके बजाय पुलिस तुम्हें सज़ा देती। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। मेरी जिंदगी बच गई है, मेरी बहन जेल जा चुकी है। उसके बच्चों को मैंने उसके ससुराल भिजवा दिया है, जबकि उसका पति भी उसकी हरकत को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसलिए उसके पति ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दी है कि उसकी पत्नी ही नीयत की ठीक नहीं थी। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी, मगर अब तुम बच गई हो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूं, लोगों को लोन देना मेरा काम है। मैंने कहा, मगर आपने हमारे साथ अपने पैसे लेने में इतनी जबरदस्ती की कि इस सदमे से मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अगर आप मेरे पापा की बात मान लेते तो शायद आज वो जिंदा होते। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि लोगों से पैसों की डिमांड करना ये तो हमारा काम है, लेकिन उन दिनों मैं लगभग 3 महीने के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था। तुम्हारे पापा से मेरी बात नहीं बल्कि मेरे मैनेजर से बात हुई थी। मेरे जाने के बाद मेरा सारा काम मेरे मैनेजर ही संभालते हैं। मेरे मैनेजर ने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। मैं जब वापस आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत हो गई। मैंने अपने मैनेजर को बहुत डांटा था। आदमियों को भेजने का काम भी हमारे मैनेजर का ही होता है। मेरे आदमियों ने भी तुम्हारे घर का सामान उठाकर फेंका था। उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए थी। मैं खुद एक दिन तुम्हारे घर तुम्हारी मम्मी से बात करने के लिए आया था। जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरत है। यही वजह है कि अगर मैं पहले ही तुम्हारे साथ नरमी से बात करता तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार ना होती। अब भी तुम्हारी मजबूरी थी, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। अगर मैं डायरेक्ट तुमसे शादी करने की बात करता तो तुम और तुम्हारे परिवार वाले यही सोचते कि ना जाने क्या मकसद बनता है मेरा तुमसे शादी करने का। इसीलिए मैंने ये सब कुछ प्लानिंग की थी। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरे दिल में तो आज भी मेरी पत्नी के लिए मोहब्बत है। बस मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए लाकर रख दिया था ताकि मेरी बहन किसी दिन जबरदस्ती मुझसे जायदाद ना मांग ले। उसे ये तसल्ली रहेगी कि मेरी पत्नी है, मेरा परिवार भी आगे बढ़ेगा। शायद वह एक दिन तंग आकर अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली जाए, मगर वह बहुत शातिर है और मेरा कोई अपना ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपनी सारी जायदाद देकर मर सकूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी बहुत कम है, क्योंकि मैं अब काफी बीमारियों में घिर चुका हूं। मेरी उम्र काफी हो गई है। अपने पति की पूरी कहानी सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भले ही मैं आपको अपना पति नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगी। इस तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने पति के साथ उसके घर चली गई थी और मैंने उसकी बहुत सेवा की थी। वो लगभग 5 साल तक जिंदा रहा था और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन मरने से पहले वह अपना सब कुछ मेरे नाम कर गया था। उसे मुझसे बहुत हमदर्दी हुई थी। उसने ये बात नोटिस की थी
कि मैं गरीब लड़की हूँ। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें और मेरी माँ जुड़ी हुई हैं। उसने मुझसे मरने से पहले कहा था कि तुम अपनी बहनों की शादी अच्छे से कर देना और तुम खुद भी दूसरी शादी कर लेना। मैंने तुमसे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए शादी की थी, लेकिन कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे अपने पति पर बहुत तरस आया था। मरने के बाद मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत प्रार्थना की थी। कभी-कभी इस दुनिया में जो लोग बुरे बनकर हमारे सामने आते हैं, दरअसल वह बुरे नहीं होते, बल्कि वह किसी मजबूरी के कारण हमारे सामने बुरा बनने की कोशिश करते हैं। आज इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन फिर भी मैं उस इंसान को याद करती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज भी मैं उसके बंगले में बड़ी शान से रहती हूँ। उसकी बहन को तो कड़ी सजा हुई थी। वह आज तक जेल में है। मैंने अपने पति का बिजनेस संभाल लिया, अपनी बहनों की शादियां भी कर दी और अपनी माँ को लेकर मैं इस बंगले में आ गई, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं मानती हूँ कि वह इंसान आज भी मेरा पति है। उसने जीते जी मेरे साथ वफा की थी, मगर मैं मरने के बाद तो उसके साथ वफा कर सकती हूँ। जब तक मुझे कोई अच्छा हमसफर नहीं मिल जाता, तब तक मैं खुद को उसकी पत्नी मानती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।